Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आज सर। टीचर एजुकेशन का जो हमारा पेपर है, टीचर एजुकेशन इन इंडियन एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स में जो हमारा स्टूडेंट प्रेजेंटेशन है वो है इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। आप लोगों को पता है कि भारत में जो उच्च शिक्षा का जो नियंत्रण है और उसके जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो देने का काम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करता है। लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के उन्नयन हेतु 1994 में एक नेक कमेटी का गठन किया, जो एकदम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित तो है लेकिन वो अपने कार्यों में पूरे तरीके से स्वायत्त है। उसकी रिकमेंडेशंस पर इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल के गठन की बात की गई, जो प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपने यहाँ गठित करनी थी और किस तरीके से उसने पैरामीटर्स इवॉल्व किए जिन पैरामीटर्स के बेसिस पर क्वालिटी को एश्योर किया जा सके कि क्वालिटी इंक्रीज कर रही है, कंसिस्टेंट है या डिक्रीज कर रही है। और उसकी लाइट में एक रोड मैप बनाने के लिए विश्वविद्यालयों के लिए किया गया कि वो किस तरीके से अपने यहाँ जो क्वालिटी एनहांसमेंट है उसको कर सकते हैं। आज इसी क्रम में हमारे सामने इस प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करेंगी सुचि स्मिता त्रिपाठी। सुचि स्मिता, स्वागत है आपका और शुरू करिए अपना प्रेजेंटेशन। यस सर। तो आज इस क्लास के अंतर्गत हम इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल के बारे में जानेंगे। ये हमारे पेपर 3 टीचर एजुकेशन इन इंडियन एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव के यूनिट 4 के अंतर्गत आता है। इंडेक्स इसकी जो विषय सूची है, जिन चीज़ों के बारे में हम इसमें जानेंगे वो कुछ इस प्रकार से है। ऑरिजिन ऑफ द IQAC की उत्पत्ति, कंपोजिशन ऑफ IQAC का संगठन, कंपोजिशन ऑफ IQAC इन कॉलेजेस में IQAC का संगठन, रोल ऑफ कोऑर्डिनेटर। IQAC में एक कोऑर्डिनेटर होता है, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। फंक्शंस ऑफ द IQAC के कार्य एंड AQA रिपोर्ट बाय IQAC एक रिपोर्ट, IQAC जो सेल होती है वो एक रिपोर्ट निकालती है हर साल, जिसे AQA रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IQAC। I for internal, Q for quality, A for cell. It stands for इंटरनल सेल। इसे हिंदी में कहेंगे आंतरिक गुणवत्ता प्रत्याभूति कोश या आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चितता कक्ष के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह एक प्रकार की सेल होती है जो कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत इन्हें स्थापित करती है, ताकि जो आंतरिक गुणवत्ता है, जो इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाया जा सके, उसकी क्वालिटी को बढ़ाया जा सके। ऑरिजिन ऑफ द IQAC की उत्पत्ति, या हम ये कहें कि इसकी जो शुरुआत है वो कैसे हुई है। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC established in November 1956 as a statutory body of the Government of India through an act of Parliament. It is the only grant giving agency in the country. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC नवंबर 1956 में संसद के एक अधिनियम के तहत भारत सरकार के एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। इट हैज 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके पास 2 तरह की जो जिम्मेदारियां हैं। प्रोवाइडिंग फंड्स, अनुदान उपलब्ध कराना, कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन HEIs. HEIs here stands for हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि उच्च शिक्षण संस्थान। यहाँ पर HEIs का मतलब है उच्च शिक्षण संस्थान से है। तो दूसरा कार्य ये था कि उच्च शिक्षण संस्थानों में समन्वयन, निर्धारण एवं मानकों का रखरखाव करना।
तो ये यूजीसी के अंतर्गत आता था। फिर यूजीसी, क्योंकि देश भर में एक एजेंसी थी जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम करती थी, तो जब ये देखा गया कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उच्च शिक्षण संस्थान है, इनमें जो गुणवत्ता है उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है, इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया। तब यूजीसी ने कुछ एक नई जो संस्था है उसकी स्थापना की बात की, जिसे नैक के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना क्यों की गई, इसके बारे में हम जानेंगे। To monitor standard of higher educational institutions, the UGC has established the National Assessment and Accreditation Council as an autonomous body under Section 12CCC of its Act in September 1994. उच्च शिक्षण संस्थानों में मानकों की निगरानी के लिए, जो भी मानक यूजीसी तैयार करती है उसकी निगरानी के लिए यूजीसी ने स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, जिसे नैक के नाम से जाना जाता है, की स्थापना की है। और इसकी जो स्थापना है वो यूजीसी अधिनियम नवंबर 1994 की धारा 12CCC के तहत की गई है। NAAC has established in higher educational institutions aiming for continuous improvement. NAAC की स्थापना जो सतत सुधार है उसके उद्देश्य से की गई है, क्योंकि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे उनमें जिस तरह से वर्क होना चाहिए, जिस तरह से उनमें सुधार होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा था। इसको देखते हुए नैक की स्थापना की गई कि जो भी मानक यूजीसी निर्धारित करेगी उसकी निगरानी का जो काम था वो नैक का था। इसके बाद इसकी स्थापना के बाद भी जब ये देखा गया कि नैक का कार्य था कि हर 5 साल में एक बार वो उच्च शिक्षण संस्थानों को ग्रेड देता था, उनका इंस्पेक्शन करता था, उनको चेक करता था कि वो क्या मानकों पे खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं, और उसको चेक करने के बाद 5 साल में एक बार उन्हें ग्रेड दे दी जाती थी। तो बाद में देखा गया कि केवल ग्रेड दे देने से क्या उच्च शिक्षण संस्थान अच्छी तरह से कार्य कर पा रहे हैं, और उनकी जो क्वालिटी है वो उनमें जो एनहेंसमेंट है वो नहीं हो पा रहा है। तब नैक ने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आया कि हमें कुछ और करना चाहिए ताकि जो क्वालिटी एनहेंस हायर एजुकेशन के क्षेत्र में क्वालिटी का उन्नयन हो सके, यानी कि क्वालिटी बढ़ाई जा सके। इसके बाद जो नैक है उसने एक नया जो कॉन्सेप्ट था वो IQAC का कॉन्सेप्ट था। द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल नैक बैंगलोर, इसका जो इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल एज मेजर। तब नैक ने कार्यालय बैंगलोर में है कि नैक के द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान एक IQAC स्थापित करेंगे। जो भी शिक्षण संस्थान जिनको नैक ने मान्यता दे दी है वो अपने संस्थान में एक IQAC, और उन्होंने इसका जो कारण है वो ये बताया कि सिंस द क्वालिटी एनहांसमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, the IQAC will become a part of the institution system and works towards achievement of the goal of the quality enhancement. क्योंकि गुणवत्ता जो उन्नयन है वो एक सतत प्रक्रिया है, इसीलिए IQAC को संस्था का एक अंग बनाया जाएगा और ये गुणवत्ता उन्नयन के क्षेत्र को प्राप्त करने में सहयोग करेगा। क्योंकि जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे उनके लिए यूजीसी था, उनके लिए नैक भी था, फिर भी जो गुणवत्ता है जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर की जो गुणवत्ता है वो सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी, इसलिए इस IQAC की स्थापना की बात की गई कि हर उच्च शिक्षण संस्थान में एक आंतरिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए एक सेल स्थापित कर दिया जाएगा और वो सेल उस उच्च शिक्षण संस्थान की आंतरिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करेगा। इस दिशा का जो क्रम है, इसमें मैनी HEIs ऑलरेडी हैव एस्टैब्लिश्ड द इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। कई उच्च शिक्षण संस्थानों ने इसको माना और IQAC सेल की स्थापना अपने संस्थानों में कर ली, और बहुत से जो उच्च शिक्षण संस्थान है इसको स्थापित करने के बारे में विचार कर रहे हैं और भविष्य में
इसकी स्थापना वो कर लेंगे। Recognizing the importance of such institutional internal quality system, the UGC has taken a policy decision to direct all colleges to establish IQAC, for which it has decided to provide financial assistance. UGC ने IQAC के महत्व को पहचाना और सभी कॉलेजों को IQAC चलाने के लिए निर्देशित करने का एक नीतिगत निर्णय लिया और साथ ही उन्हें वित्तीय सहायता जो उपलब्ध है उसको कराने का भी निर्णय लिया। उन्होंने साफ साफ उन्होंने गाइडलाइन दी। NAAC ने कहा कि हर कॉलेज एक IQAC स्थापित करे और जो भी फाइनेंशियल मदद होगी वो उनको UGC प्रोवाइड कराएगा। The IQAC is meant for planning, guiding and monitoring quality assurance QA and quality enhancement QE activities of the colleges. IQAC से तात्पर्य एक ऐसी गतिविधि से है जिसके अंतर्गत महाविद्यालयों के लिए योजना बनाना, निर्देशन देना एवं निगरानी करना आता है। यानी कि जो भी गुणवत्ता है, हमको अगर किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान है, वो चाहे कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, उनमें अगर हमें गुणवत्ता की वृद्धि करनी है तो जो भी योजनाएं बनाई जाएंगी उनके लिए, जो भी उनकी निगरानी करनी होगी वो इस सेल के माध्यम से की जाएगी। अब हम बात करेंगे कि IQAC का कंपोजिशन कैसे होता है। ये एक सेल होती है, जैसे हम देखते हैं कि जो बॉडी होती है वो बहुत सारी छोटी छोटी सेल से मिलकर के बनी होती है और उन सेल में बहुत सारे जैसे कि बहुत सारे और भी उसमें चीजें होती हैं, जैसे कि गोल्जी कॉय है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ऐसे बहुत सारे उसके पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, बहुत सारी चीजों से मिलकर एक सेल बनती है। ऐसे जो IQAC है वो भी बहुत सारी जो लोग हैं उनके संगठन से मिलकर के बनती है। तो इनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं इनके बारे में हम जानेंगे। जैसे सबसे पहला है चेयरपर्सन। तो जो चेयरपर्सन होता है वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है। जो भी संस्था है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल की, जो IQAC स्थापना जो होगी उसकी बात करेंगे। तो जब हम यूनिवर्सिटी लेवल पर IQAC स्थापित करेंगे तो वहाँ पे जो हेड होगा, चेयरपर्सन होगा, वो वाइस चांसलर बनाया जाएगा। जैसे कि जो भी जब मैंने इस प्रेजेंटेशन को तैयार किया था तो जो भी मेरे पास मैंने गूगल से जो भी सर्च किया उसमें जो हमारी पुरानी जो वाइस चांसलर थी प्रोफेसर नीता, वो इसकी हेड थी। नेक्स्ट है टीचर्स टू रिप्रेजेंट ऑल लेवल्स। इसमें 3 यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, लाइफ साइंस डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट का अलग डिपार्टमेंट है। तो इन सब के जो बेस्ट टीचर्स होंगे उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा इस IQAC के कंपोजिशन में। नेक्स्ट है 1 मेंबर फ्रॉम द मैनेजमेंट। जो भी मैनेजमेंट में लोग शामिल होते हैं उनमें से कोई एक सिलेक्ट किया जाएगा। तो जो मेरे पास रिकॉर्ड है उसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के हेड हैं वो इसके मेंबर हैं। फ्यू सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स सिलेक्ट किए जाते हैं, जिसमें से जैसे कि वो रजिस्ट्रार हो सकते हैं यूनिवर्सिटी के, अकाउंट ऑफिसर्स हो सकते हैं, लाइब्रेरियंस हो सकते हैं। तो इन जो सेक्टर्स है, विभिन्न जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम देखते हैं, उनमें से हम कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं। 1 नॉमिनी फ्रॉम लोकल सोसाइटी, स्टूडेंट एंड एलुमनाई। एक नॉमिनी का सिलेक्शन करते हैं, एक सोसाइटी से ले लिया जाता है, एक जो स्टूडेंट वहां पे पढ़ रहे होते हैं उनसे सिलेक्ट कर लिया जाता है, और जो पहले के जो विद्यार्थी हैं उस संस्थान से जुड़े हुए, जो पहले के स्टूडेंट है, एलुमनाई है, उनमें से एक को सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है 1 नॉमिनी ईच फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड स्टेक होल्डर्स। इन तीनों सेक्टर्स में से किसी एक से हम एक नॉमिनी का सिलेक्शन कर लेते हैं। जैसे कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें तो डॉक्टर अवध दुबे का सिलेक्शन किया गया था IQAC के लिए, जो कि रामा देवी आई हॉस्पिटल के मैनेजर
मैनेजिंग डॉक्टर हैं। नेक्स्ट है वन ऑफ द सीनियर टीचर्स एज द कोऑर्डिनेटर डायरेक्टर ऑफ द IQAC। कोई भी जितने भी टीचर्स हैं उनमें जो भी ऐसे टीचर्स जो भी एक्सपीरियंस रखते हैं उन और वो सीनियर हैं, जो भी बेस्ट हैं, वो अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको इसका कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है। तो जो IQAC होता है उसके संगठन में इतने सारे लोग शामिल होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ IQAC इन कॉलेजेस। कॉलेजेस में भी IQAC का कंपोजिशन कुछ इसी तरह से होता है, जैसे कि जो यहाँ पे जो चेयरपर्सन होता है वो प्रिंसिपल बनाया जाता है और उसको चेयरपर्सन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है वो हेड भी होता है डिपार्टमेंट का और IQAC का चेयरपर्सन होता है। नेक्स्ट, फ्यू सीनियर टीचर्स एंड वन सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, जिन्हें मेंबर के नाम से जाना जाता है। तो जो भी टीचर्स हैं उनमें से जैसे कि प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर, सभी लेवल्स के कुछ टीचरों को सिलेक्ट कर लिया जाता है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें से भी कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। तो एक्सटर्नल एक्सपर्ट ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट, इंडस्ट्री एंड लोकल कम्युनिटी। जैसे कि हमने देखा था कि जब यूनिवर्सिटी लेवल पर हम सिलेक्ट कर रहे थे तो जो मैनेजमेंट है उसमें से या जो इंडस्ट्री है या लोकल कम्युनिटी है उनमें से भी हम 2 या 3 लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं जिन्हें मेंबर के नाम से जाना जाता है। डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर, इसमें जो डायरेक्टर है या जो कोऑर्डिनेटर है उसको मेंबर सेक्रेटरी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से जो कॉलेजेस है उसमें IQAC का संगठन किया जाता है। नेक्स्ट, रोल ऑफ द कोऑर्डिनेटर। तो हम देखते हैं कि जो IQAC होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोऑर्डिनेटर की होती है, क्योंकि उसका काम होता है कि अन्य लोगों से मिलना और वो जो संस्था है संस्था के अंतर्गत लोगों के बीच समन्वय स्थापित करती है। उसका जो कॉन्टेक्ट है वो वहाँ की हेड से होता है और वो विभिन्न जो सदस्य हैं उन सभी से, उसका संगठन में जो भी शामिल है उन सबसे उसका कॉन्टेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। तो द रोल ऑफ द कोऑर्डिनेटर ऑफ द IQAC इज टू इंश्योर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ ऑल द मेंबर्स। तो सबसे पहला जो इसकी भूमिका होती है कि जितने भी मेंबर IQAC में शामिल हैं वो अच्छी तरह से कार्य करें। ये जो कार्य है ये कोऑर्डिनेटर का रहता है। It is essential that the coordinator may have knowledge about the computer data management and its various functions for effective communication. तो क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्य ही इसका आवश्यक है, तो जो भी कोऑर्डिनेटर सिलेक्ट किया जाए कोऑर्डिनेटर की बेहतर नॉलेज की भी इसको बनानी पड़ती है और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्थानांतरित करनी होती है। तो कंप्यूटर की समझ और डेटा मैनेजमेंट की समझ, क्योंकि जो भी एक्टिविटीज IQAC के अंतर्गत होती हैं उसका सारा डेटा जो मैनेजमेंट आता है, तो इसकी जो समझ है वो कोऑर्डिनेटर के अंदर को होनी चाहिए। द कोऑर्डिनेटर ऑफ द IQAC मे बी ए सीनियर पर्सन विद एक्सपीरियंस। जो भी IQAC के लिए कोऑर्डिनेटर रखा जाता है या सिलेक्ट किया जाता है वो एक ऐसा पर्सन सिलेक्ट किया जाता है जो एक सीनियर पर्सन होता है और एक्सपीरियंस होता है और वो उसी संस्थान से संबंधित होता है। अगर वो पर्सन उस संस्थान का नहीं है, अगर हम उसे बाहर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर ऑप्शन हमारे पास कोई हमें ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो हम उसे बाहर के व्यक्ति को भी कोऑर्डिनेटर बना सकते हैं, लेकिन ये देखेंगे कि उसको विभिन्न इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वो रखता हो। तो IQAC जो कोऑर्डिनेटर होता है उसका सिलेक्शन होता है और उसका जो रोल होता है उसके बारे में हमने जाना। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ द IQAC। IQAC के कार्य, जैसे कि IQAC क्या क्या करता है। कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ फीडबैक फ्रॉम ऑल स्टेकहोल्डर्स ऑन क्वालिटी रिलेटेड इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस। जो भी गुणवत्ता से संबंधित संस्थागत प्रक्रियाएं हो रही हैं, गुणवत्ता से संबंधित संस्थागत प्रक्रिया पर सभी स्टेक होल्डर से फीडबैक एकत्र करना और उनका कि जो भी पहली बात तो ये होती है कि प्रोग्राम कंडक्ट कराए जाते हैं, वेरियस लेवल पर प्लान्स बनाए जाते हैं और वो प्लान्स अकेले किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाए जाते, वो विभिन्न व्यक्तियों के सहयोग से बनाए जाते हैं। तो यह देखा जाता है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं
उनसे फीडबैक लिया जाता है कि हम किस तरह से संस्थागत जो इस संस्था के उत्थान के लिए इस संस्था की गुणवत्ता किस तरह से आगे बढ़ सके, उसके लिए उनसे फीडबैक लिया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है। प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ एनुअल क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट AQAR एज पर गाइडलाइंस एंड पैरामीटर्स ऑफ द NAAC। तो इसका एक कार्य IQAC का कार्य यह भी होता है कि ये AQAR रिपोर्ट को तैयार करता है और उसे सबमिट करता है। जो भी गाइडलाइंस NAAC की तरफ से आती है, जो भी पैरामीटर्स, जो भी मानदंड NAAC निर्धारित करता है, उन्हीं मापदंडों के आधार पर यह AQAR रिपोर्ट तैयार करता है। तो ये IQAC का कार्य होता है। नेक्स्ट है, इट इज acting as a nodal agency of the institution for coordinating quality related activities। गुणवत्ता सुधार के दिशा में जो भी एक्टिविटीज होती हैं संस्थान में, उसमें एक नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। तो ये भी एक IQAC का कार्य होता है। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वेरियस प्रोग्राम्स एक्टिविटीज लीडिंग टू क्वालिटी इंप्रूवमेंट। जो भी प्रोग्राम्स एक्टिविटीज हो चुके हैं, उनका लेखा जोखा तैयार करना भी इसके अंतर्गत आता है, ताकि आगे भविष्य में जो भी चीजें होने वाली हैं, उनकी क्वालिटी, उनमें जो क्वालिटी है उसको उनमें सुधार किया जा सके। अरेंजमेंट फॉर फीडबैक रिस्पॉन्सेज फ्रॉम स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स ऑन क्वालिटी रिलेटेड इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस। इसके अलावा इसका कार्य विभिन्न लोगों से, जैसे स्टूडेंट हैं उस संस्थान की, वहाँ के जो पेरेंट्स हैं, वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबसे फीडबैक लेना इसका कार्य होता है, ताकि जो गुणवत्ता से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं उन पे काम किया जा सके। तो इस तरह से IQAC के कार्य होते हैं। नेक्स्ट है, IQAC जो होता है हर साल AQAR रिपोर्ट जो है वो निकालता है IQAC। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी जिन उच्च शिक्षण संस्थानों में IQAC है, वो हर साल एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिन्हें AQAR रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये AQAR रिपोर्ट्स की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, जैसे कि जो कि NAAC के अनुसार निर्धारित की गई हैं। उन गाइडलाइंस के बारे में जानेंगे, क्योंकि इसकी कोई वेबसाइट नहीं है, इसलिए हम इस टॉपिक को सिर्फ कुछ गाइडलाइन के माध्यम से, जैसे कि जो NAAC ने निर्धारित की, उनके माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये AQAR कार्य करता है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो ये जो रिपोर्ट है, जिसे एनुअल क्वालिटी में विभाजित है। पार्ट 1, पार्ट A जो है डेटा ऑफ द इंस्टीट्यूशन। पार्ट A के अंतर्गत जो संस्थान है उससे संबंधित जो भी डेटा है, जैसे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सिटी, टाउन, स्टेट, पिन कोड आदि चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल स्टेटस। इंस्टीट्यूशनल स्टेटस जैसे कि ये बताया जाएगा कि ऑटोनोमस है। ये हालांकि जो गाइडलाइंस है ये ऑटोनोमस कॉलेजेस के लिए ही हैं। इसमें यह भी बताया जाता है कि इंस्टीट्यूशन का टाइप कैसा है, ये को एजुकेशन है या सिर्फ मेन है या फिर वीमेन के लिए है। इसकी लोकेशन कैसी है, ये रूरल है, सेमी रूरल है या अर्बन है। तो ये सारी चीजें इंस्टीट्यूशन स्टेटस के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा इसमें वेबसाइट एड्रेस, जो IQAC है उसका भी सारा इंफॉर्मेशन आता है कि AQAC कब स्थापित हुआ है, उसका फोन नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, IQAC का ईमेल एड्रेस क्या है, अल्टरनेट ईमेल एड्रेस क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि हम एक फॉर्म में फिल करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन इस के अंतर्गत रखी जाती है। नेक्स्ट, एक्रेडिटेशन डिटेल भी फिल करना होता है, क्योंकि ये जो गाइडलाइंस है ये उनके लिए हैं जो कॉलेज पहले से ही जिनको मान्यता मिल चुकी होती है। तो उन्हें ये बताना होता है कि उनको कब मान्यता मिली है और कितने पीरियड के लिए उनको मान्यता मिली है। ये सारी चीजें उस फॉर्म के अंतर्गत फिल करनी होती हैं। और यह भी बताना होता है कि जो IQAC है उसकी स्थापना कब हुई है, डेट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IQAC की स्थापना कब हुई है।
नेक्स्ट, वेदर कंपोजिशन ऑफ IQAC एज पर NAAC गाइडलाइंस। इस पार्ट के अंतर्गत ये भी आता है कि जो IQAC स्थापित किया गया है उच्च शिक्षण संस्थान में, वो क्या किसी NAAC गाइडलाइंस के अनुसार किया गया है। तो ये सारी चीजें जो है वो पार्ट 1 के अंतर्गत आती है। नंबर ऑफ IQAC मीटिंग है ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में कितनी सारी IQAC मीटिंग, साल के दौरान कितनी मीटिंग हुई है। Whether IQAC receive funding from any of the funding agencies to support its activities during the year, yes या no। तो इस तरह से ये पूरा फॉर्म होता है, इसको फिल करना होता है और पूरी जो रिपोर्ट होती है वो NAAC को भेजनी होती है कि IQAC को किसी भी एजेंसी के माध्यम से फंड मिल रहा है, फंडिंग एजेंसी उसको फंड प्रोवाइड करा रही है, अगर करा रही है तो कितना, किस तक का करा रही है, ये सारी रिपोर्ट्स IQAC के अंतर्गत आती है। whether whether NAAC or any other accredited body visited IQAC, यह भी बताना होता है कि क्या किसी जो बॉडी है, ऐसी बॉडी NAAC है, क्या उसने IQAC का विजिट किया है, अगर किया है तो कब किया है, किस दौरान किया है, इन सब बातों को इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है पार्ट बी। पार्ट बी इस रिपोर्ट का हिस्सा है जिसमें 7 क्राइटेरियंस रखे गए हैं। क्राइटेरियंस होते हैं मानदंड। 7 क्राइटेरियंस रखे गए हैं और इन क्राइटेरियंस के आधार पर जो पहले जो पार्ट ए था उसमें इंस्टीट्यूशन से संबंधित इंफॉर्मेशन थी, और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होंगी वो करिकुलर एस्पेक्ट से संबंधित होंगी, टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन से संबंधित होंगी, रिसर्च इनोवेशन एक्सटेंशन से संबंधित होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग से संबंधित होंगी, स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन से संबंधित होंगी, गवर्नेंस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट से संबंधित होंगी, इंस्टीट्यूशनल वैल्यू एंड जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उससे संबंधित होंगी। तो इस एक करके शॉर्ट में जाने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये फॉर्मेट बहुत बड़ा है और इस फॉर्मेट के बारे में ज़्यादा आपको जानना है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, पूरा फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट में से डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला वन है क्राइटेरियन फर्स्ट, जिसमें एस्पेक्ट आता है। तो इसमें यह निर्धारित किया, यह देखा जाता है कि जो करिकुलम है उसका डिजाइन कैसा है, उसका डेवलपमेंट किस तरह से किया गया है, क्या उस संस्थान में कोई नया कोर्स चालू किया गया है, रोजगार से संबंधित कितने कोर्स हैं, जो फीडबैक जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से संबंधित है, वो चाहे संस्था को हो या संस्था से बाहर का हो, उन सब से फीडबैक लेना इस एस्पेक्ट के अंतर्गत आता है, यानी कि वो क्राइटेरियन फर्स्ट के अंतर्गत आता है। इसके बाद क्राइटेरियन जो सेकंड है उसमें जो टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन से संबंधित चीजें आती हैं। जैसे इसमें देखा जाता है कि स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट कितना हुआ है और किस कोर्स के अनुसार किस कोर्स में कितने स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, स्टूडेंट और जो टीचर रेशियो है वो क्या है, स्टूडेंट और फुल टाइम जो टीचर रेशियो वो क्या है, वो चाहे यूजी कोर्सेज हो, यूजी लेवल के कोर्सेज हो या पीजी लेवल के कोर्सेज हो। तो सभी लेवल के जो कोर्सेज हैं उसमें ये देखा जाता है कि स्टूडेंट और फुल टाइम टीचर रेशियो कितना है। परसेंटेज ऑफ टीचर्स यूजिंग ICT, जो भी टीचर्स हैं, जो ऐसे टीचर्स जो ICT का यूज करके पढ़ा रहे हैं, उनका नंबर ऑफ परसेंटेज कितना है। इसके अलावा वहाँ के जो टीचर्स हैं, उस संस्थान के जो टीचर्स हैं, उन्होंने क्या कोई अवार्ड हासिल किया है, नेशनल अवार्ड उनको मिला है या कोई इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो उस संस्थान की गुणवत्ता को सुनिश्चित करती हैं। वहाँ के स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा है और इसके कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट वहाँ पे पास हुए हैं, वहाँ पे जो स्टूडेंट है उनका सेटिस्फैक्ट्री जो लेवल है वो कितना है। ये सारी चीजें इस क्राइटेरियन के अंतर्गत जांची जाती हैं।
नेक्स्ट है क्राइटेरियन थर्ड, जिसमें रिसर्च, इनोवेशन एंड एक्सटेंशन को रखा गया है। तो इसमें यह देखा जाता है कि जो टीचर्स हैं उनको नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर कोई फेलोशिप प्रदान की जा रही है, ताकि जितना क्योंकि कहते हैं ना कि कोई लर्निंग का कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, आप सिलेक्शन के बाद भी आप पढ़ते रह सकते हैं। तो उनके एडवांस स्टडी के लिए जो टीचर्स हैं उनको क्या फेलोशिप प्रदान की जा रही है, जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या किसी प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है, अगर कैसा प्रोजेक्ट काम कर रहा है, कोई माइनर प्रोजेक्ट ले रखा है या मेजर प्रोजेक्ट ले रखा है। इसके अलावा इनोवेशन के क्षेत्र में क्या इंस्टीट्यूशन को कोई अवार्ड मिला है, क्या वहाँ के जो टीचर्स हैं या फिर रिसर्च स्कॉलर्स हैं एकेडमिक ईयर के दौरान उनको कोई अवार्ड दिया गया है, वहाँ पे जो पीएचडी स्टूडेंट है उनको क्या कोई अवार्ड दिया गया है, अगर दिया गया है तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस रिपोर्ट के अंदर जाती है। ड्यूरेशन क्या है, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, पीरियड क्या है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत फिल की जाती हैं। नेक्स्ट है वहाँ पे जो बुक्स हैं वो बुक्स पब्लिश की गई हैं वो किस लेवल की हैं, जो रिसर्च पेपर्स हैं वो किस लेवल के पब्लिश किए गए हैं, नेशनल लेवल के रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए गए हैं, इंटरनेशनल लेवल के रिसर्च पेपर अगर वो किए गए हैं तो किस लेवल के किए गए हैं, उनकी सारी रिपोर्ट्स है जो है वो इसके अंतर्गत नेक को भेजनी रहती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज, जिसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे जो बिल्डिंग बनती है तो उसके लिए हमें बजट बनाना रहता है, उस बजट के लिए और उस बिल्डिंग की रिपेयरिंग के लिए ये सारा जो बजट है वो तैयार किया जाता है। जैसे कि अगर कैंपस कितने एरिया में है, अगर वो जिस एरिया में एग्जिस्ट कर रहा है तो आगे वो उसने कितना एरिया और कवर किया है, कितना परचेज किया है, क्लासरूम्स कितने हैं और कितने क्लासरूम इंक्रीज किए गए हैं, सेमिनार हॉल कितने हैं, क्या उन पे आगे भी कार्य हो रहा है, लाइब्रेरी कैसी है, क्या वहाँ पे ई बुक्स ई जर्नल्स आदि उपलब्ध हैं, ई कंटेंट टीचर्स ने क्या कोई ई कंटेंट डेवलप किया है, अगर किया है तो वो सारी रिपोर्ट्स नेट को भेजनी होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन। इसके अंतर्गत जो चीजें आती है जैसे कि जो वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं उनको क्या कोई स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही है, अगर की जा रही है तो उसकी पूरी रिपोर्ट भेजनी होती है। नेक्स्ट है नेक्स्ट इसमें है जो नंबर ऑफ कैपेबिलिटी एनहांसमेंट एंड डेवलपमेंट स्कीम एज डेवलपमेंट, रिमेडियल कोचिंग, लैंग्वेज लैब, ब्रिज कोर्सेस, योगा, मेडिटेशन, इन सब चीजों का भी ध्यान दिया जाता है। जैसे कि जो भी स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको सिर्फ नहीं है, उनमें सॉफ्ट स्किल्स भी डेवलप करनी है, उन्हें रिमेडियल जो कोचिंग है वो भी देनी है, उनके लिए लैंग्वेज लैब भी होना चाहिए, साथ ही योगा, मेडिटेशन आदि की सुविधाएं, इसके अलावा पर्सनल जो काउंसलिंग है, इन सब की सुविधाएं भी क्या इंस्टीट्यूशन उपलब्ध करा पा रहा है, अगर करा पा रहा है तो वो इसको रिपोर्ट भेजना रहता है। इसके अलावा स्टूडेंट से संबंधित जो गाइडेंस है कि वो किस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करें, उनके अंदर क्या क्वालिफिकेशन है, वो किस सेक्टर को चूज कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंतर्गत आती है। स्टूडेंट जो कैंपस में स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं और उन्होंने किस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है, जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज के अलावा भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो स्टूडेंट के लिए उपलब्ध होती हैं, जिन्हें वो इंस्टीट्यूशन के बाहर जाकर भी कर सकता है। तो इन सब का जो रिकॉर्ड होता है वो इसके अंतर्गत रखा जाता है। अगर स्टूडेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसका सारा जो रिकॉर्ड है वो इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है क्राइटेरियन 6, जिसमें गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट आता है। तो इसमें भी बहुत सारी चीजों को ध्यान में, जैसे कि ये देखा जाता है कि जो इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज हैं
वो किस तरह से कार्य कर रही है। जैसे कि कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां भी होती हैं जिनको देख करके हमें इंस्टीट्यूशन में प्रोग्राम चलाने रहते हैं। जैसे अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करें, तो क्या वो इंस्टीट्यूशन जेंडर इक्वालिटी के क्षेत्र में, उसके प्रमोशन के क्षेत्र में भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है? क्या वो इंस्टीट्यूशन जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन स्टूडेंट हैं उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है? तो इस तरह की जो चीजें हैं वो सारी इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें सर ये पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसके अंतर्गत आएगा। इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट जो प्रैक्टिसेस है उसके अंतर्गत जेंडर इक्वालिटी आएगा, जिसमें यह बताना रहता है कि जो इंस्टीट्यूशंस है वो जेंडर इक्वालिटी प्रमोशन के क्षेत्र में कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसके अलावा जो ऐसे पर्सन्स, ऐसे स्टूडेंट है जिनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, डिसेबल्ड है, उनके लिए किस क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है। इसके अलावा ये जो है वो फ्यूचर प्लान भी निर्धारित करता है, यानी कि जो फ्यूचर प्लान क्या है इंस्टीट्यूशन का, वो सारा का सारा इसके अंतर्गत आता है कि इंस्टीट्यूशन यह बताएगा कि अगले जो एकेडमिक ईयर है वो उसमें वो क्या करने वाला है, तो उसको 500 वर्ड्स में वो डिफाइन करता है। तो ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं, ये इसके अंतर्गत ये जो AQI रिपोर्ट है, यह तय करती है कि जो इंस्टीट्यूशंस है उसकी इंटरनल क्वालिटी क्या है। यानी कि अगर हम बात करें कि नैक जो है सबसे पहले ये देखेगा कि वहाँ का IQAC किस तरह से कार्य कर रहा है। इस रिपोर्ट के आधार पर नैक यह भी तय करता है कि हमें इस इंस्टीट्यूशन को किस तरह से ग्रेड करना है। तो ये जो IQAC है, ये संस्थान के अंतर्गत गुणवत्ता को बढ़ावा देती है, और जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें इसीलिए हर जो कॉलेज है, जो भी कैंपस है, उसमें इसको स्थापित करने का सुझाव भी इसीलिए दिया गया है ताकि जो UGC है उसका बर्डन थोड़ा कम हो जाए और जो नैक है उसका बर्डन भी कम हो जाए। क्योंकि देखा गया कि UGC भी बना हुआ है, नैक भी बना हुआ है, लेकिन जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनमें कोई भी गुणवत्ता वृद्धि नहीं हो पा रही। इवन जो भी मानदंड निर्धारित है वो उन मानदंडों पर भी खरे नहीं उतर पा रहे हैं। चीजों को देखने के लिए IQAC स्थापित किया गया और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उच्च शिक्षण जो संस्थान है उन्होंने इसकी स्थापना कर ली है और वह बहुत अच्छा इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो हम इस टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन जो है सुचिस्मिता का रहा, एकदम कंसाइज और एकदम टू द पॉइंट। ये एक अच्छी बात है, जब प्रेजेंटेशंस हमारे होने चाहिए तो लगभग इसी तरह के प्रेजेंटेशंस होने चाहिए, और उसको फिर हम लोगों को जो डिस्कशंस होते हैं, डिस्कशंस में हम इलाबरेट कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह जो हम ऑफलाइन क्लासेस में करते चले आ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस की मैं भी उसी तरह की बात कर रहा है। फीडबैक, स्टूडेंट फीडबैक, पीयर ग्रुप फीडबैक। तो सुचिस्मिता के प्रेजेंटेशन के लिए आपको फीडबैक देना चाहिए। सुचिस्मिता का जो भी प्रेजेंटेशन होता है सर, होता इंग्लिश में है, लेकिन वो जो उसको एक्सप्लेन करती है बहुत अच्छे से, हिंदी में सारी चीजें अच्छे से समझ में आती हैं, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती है सुचिस्मिता। ठीक, और थैंक यू मैम। सर सुचिस्मिता मैम का जो प्रेजेंटेशन था बहुत अच्छा था, PPT भी बहुत अच्छी बनी है, टू द पॉइंट ही बात किया है और एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया है उन्होंने, और जो वॉइस है वो भी बहुत अच्छी है। थैंक यू मैम। हाँ आलोक। हाँ सर, इन्होंने सर बहुत अच्छा पढ़ाया सर, टू द पॉइंट पढ़ाया है, एक भी चीजें इधर से उधर नहीं गई है, बहुत अच्छा रहा सर प्रेजेंटेशन। अच्छा, और किसी का कोई फीडबैक?
जैसे कि टॉपिक है तो उस हिसाब से मैंने जो पढ़ाया है तो नेहा तेज बोलो। समझाने का प्रयास किया कि किस तरीके से हमारे यहाँ जो चीजें चल रही हैं उसको बताने की पूरी तरीके से मैंने प्रयास किया। नेक्स्ट सर सुचिस्मिता वो बोलिए। बहुत प्रोफेशनल, जो पीपीटी बनाती है वो बहुत प्रोफेशनल होती है और जो वो प्रेजेंट करती हैं वो बहुत मैच्योर प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं सर उनका। आप लोगों को भी बनाना चाहिए ऐसे ही, और ऐसे ही प्रेजेंटेशन करनी चाहिए, ठीक है ना। और किसी को कुछ बोलना है, कुछ और इम्प्रूवमेंट के लिए कोई सुझाव देना हो सुचिस्मिता के लिए तो दे सकते हैं। संजय कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जी सर। बोलिए। संजय आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत पुअर है। जी सर। और कोई कुछ मतलब इस तरह के सजेशन सुचिस्मिता को देना चाहें जिससे कि वो अपने प्रेजेंटेशन को और बेटर कर सकें? चलिए, मेरी तरफ से एक सुझाव है सुचिस्मिता के लिए। जो सुचिस्मिता जो 7 क्राइटेरियंस को डिस्कस कर रहे थे उसको थोड़ा सा और स्पेल आउट करना था। मुझे ये लगा कि उसको थोड़ा सा और स्पेल आउट करते तो उससे थोड़ा सा और क्लैरिटी स्टूडेंट्स के लिए जाती, क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे इस इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल की जो मेथडोलॉजी है असेसमेंट की, और जो ग्रेडिंग है वो जो 7 क्राइटेरियन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन 7 क्राइटेरियन के फिर डिटेल्स को आप देखोगे तो वो और भी इम्पोर्टेंट है ना। जैसे करिकुलर रिवीजन कब हुआ, कितने दिन पहले हुआ, स्टूडेंट प्रोग्रेशन, आपके स्टूडेंट का प्लेसमेंट क्या रहा, मतलब इस डिपार्टमेंट से स्टूडेंट पास आउट होकर जा रहे हैं तो वो उनका प्लेसमेंट कहाँ कहाँ हुआ, ये सारी चीजें उसमें आप लोगों को दिखाई देती हैं। तो थोड़ा सा और स्पेल आउट करने की जरूरत थी, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा ये सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि सुचिस्मिता के ने इतने अच्छा प्रेजेंटेशन के साथ यदि हम उसको और सुधार के लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं तो हमें देना चाहिए। मुझे लगता है हम लोग अब क्वेश्चन आंसर सेशन कर लें आज। यस सर। हाँ, परफेक्ट। तो ठीक है, क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ बढ़ा जाए। आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सुचिस्मिता से। पूछो भाई। मैम आपने एक जगह बोला था कि समाज को देखते हुए कुछ प्रोग्राम चलाने पड़ते हैं, मतलब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा नहीं, मैंने ये बोला था जैसे कि एक ए बी ऑप्शन होता है जो क्राइटेरियंस मैंने आपको बताए थे, उसमें एक ए बी ऑप्शन होता है कि जो क्या कोई जो इंस्टीट्यूशंस है वो ऐसे भी प्रोग्राम्स चला रहा है जैसे कि जो वर्तमान की जरूरत है, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी पे क्या कोई प्रोग्राम इंस्टीट्यूशन चला रहा है, या फिर जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए भी क्या कोई प्रोग्राम अवेलेबल है इंस्टीट्यूशन में।
अगर अवेलेबल है तो वो उस जो इंस्टीट्यूशन है उसकी प्लस पॉइंट आएगा, वो इंस्टीट्यूशन का प्लस पॉइंट ऐड किया जाएगा, यानी कि अपडेटेड है। अगर कोई सोशल इश्यू है उस पर अगर कोई प्रोग्राम इंस्टीट्यूशन चला रहा है तो यह माना जाएगा कि वो इंस्टीट्यूशन जो है वो अपडेटेड है। जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी आज के जो समय है उसमें कोई उपयोगिता नहीं होती, लेकिन इंस्टीट्यूशन चला रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये भी गुणवत्ता का एक कहते हैं मापदंड है कि वह इंस्टीट्यूशन के समय के हिसाब से कि कोई नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, अगर लॉन्च कर रहा है तो वो उसकी प्लस पॉइंट माना जाएगा। थैंक यू मैम। ओके, थैंक्स, वेलकम। नेक्स्ट, जिसके जो सवाल हैं जल्दी जल्दी पूछो। हमें लक्ष्मी, क्वेश्चन है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ Yes, पूछो। आ रही है। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि नैक जो अपने मानक डिसाइड करता है जिसके अकॉर्डिंग वो ग्रेड ए ग्रेड बी देता है हायर इंस्टीट्यूशंस को, तो वो कौन कौन से मानक होते हैं जिनके थ्रू वो ग्रेड ए और बी इस तरह से कैटेगराइज करता है? सोचिए, हाँ, स्मिता बता दो, शायद yes, लेफ्ट हो sir. गई थी लक्ष्मी। या नो सर, एक्चुअली जो नैक टॉपिक है वो कुछ लोगों के पास है तो वो डिटेल एक्सप्लेनेशन वो करेंगे उस पे। मुझे उसमें कुछ सर ऐसे आवाज ही पहले नहीं जो आ रही ग्रेडिंग सुचित सिस्टम स्मिता था। की। या आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है। हेलो, आ रही वो है तो लक्ष्मी की तरफ प्रॉब्लम होगी, इशू इंटरनेट की। ओके, तो मैं ये कह रही हूँ कि जो नैक है जैसे उसने पहले जो ग्रेड देता था वो कुछ डिफरेंट थी, जैसे ए बी सी इस तरह से, लेकिन नैक ने फिर रिवाइज फ्रेमवर्क निकाला जिसमें उसने जो ग्रेडिंग है उसको सिस्टम को बदला, जिसमें ए प्लस ए बी प्लस बी कुछ इस तरह से शामिल है। मुझे इसका टोटल मैंने इसको नहीं चेक किया है, लेकिन इसके बारे में आप जान सकेंगे जब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे नैक जो हमारे इस यूनिट के अंतर्गत है, तो उसमें आप डिटेल में इसके बारे में जान जाएंगे किस तरह से ये ए प्लस कब देता है, बी प्लस कब देता है, किस तरह से ये इसको ग्रेड किया बिल्कुल, जाता वहीं डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है ना। है। सर हाँ संजय, आप कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। यस मैम, एक क्वेश्चन है, जैसे हायर एजुकेशन में नैक कार्य करती है और Yes. यूजीसी कार्य करती है, तो जो फंक्शंस हैं नैक के और यूजीसी के और जो आईक्यूएसी के, थोड़ा सा इसको अलग अलग बता दीजिए, इसके फंक्शंस क्या क्या कैसे कैसे कार्य करते हैं अलग अलग से, विशेषकर देखिए, आईक्यूएसी का। आज तो हम IQAC पढ़ रहे हैं, तो IQAC के अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं मैंने आपको सारी बता दी। जैसे पार्ट ए पार्ट जो बी रिपोर्ट है उसके माध्यम से इसका सारा कुछ आप समझ गए होंगे कि IQAC का जो कंटेंट है वो इस तरह से अवेलेबल नहीं है, इसकी कोई वेबसाइट भी नहीं है। इसकी सिर्फ रिपोर्ट नैक के द्वारा कुछ गाइडलाइंस हैं जिनके माध्यम से की कोशिश करते हैं कि किस तरह से नैक ये डिसाइड करता है कि कोई भी संस्था अच्छे से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसका जो जैसे यूजीसी के अपने काम है, IQAC के अपने कार्य हैं। IQAC जो है वो इंस्टीट्यूशन लेवल पर करता है, वो संस्था के अंतर्गत गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। नैक जो है उसकी मॉनिटरिंग करता है। नैक क्या होता है, उसको चेक करता है कि कौन सा जो संस्थान है वो किस गुणवत्ता का है, उसके अनुसार वो उसको निर्धारित करता है। जैसे जो भी यूजीसी क्या है, मानदंड निर्धारित करता है, मापदंड निर्धारित करता है। नैक क्या करता है, उसकी निगरानी करता है, और IQAC उस पर कार्य करता है कि हम किस तरह से अपने आप को और अपग्रेड करें, किस तरह से हम और अच्छी ग्रेड प्राप्त करें। हाँ ठीक है, ओके मैम, perfect। समझ में आ गया। और किसी का कोई सवाल? जी हम ये पूछना जी चाहते हैं सर। आपसे, जैसे कि हर किसी में का मतलब गुण या दोष होते हैं, तो क्या हम हमारे पास इसकी कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं थे कि जो चीजें ये जैसे बताते चले आ रहे हैं, क्या वो शिक्षा में पूर्णतः लागू हो रही है? जो अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं वो कर रहे हैं इसको, जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं वो कर रहे हैं, जो जिन्हें लगता है कि एक हमें एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों को देना चाहिए,
तो वो इस दिशा में आगे कार्य कर रहे हैं, लेकिन हर जगह के अपने प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं। अगर गवर्नमेंट गाइडलाइंस है या फिर कुछ भी है, तो ऐसा हर क्षेत्र में होता है कि कोई इसे मानता है, कोई नहीं मानता। तो जिन्हें लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए, और इससे क्या होता है, इससे जो गुणवत्ता है वो जो स्टूडेंट है उसकी तो बढ़ती ही है, इंस्टीट्यूशन की भी बढ़ती है। जैसे अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन को अच्छा ग्रेड मिल रहा है ऑल इंडिया लेवल पे, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो उसको अप्रिसिएशन मिलेगा, उसको बाहर से फॉरेन से भी अप्रिसिएशन मिलेगा कि ये इंडिया में ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो अच्छा काम कर रहा है। तो जो पॉजिटिव वे में काम करते हैं तो वो करेंगे ही, आप उसे रोक नहीं सकते। तो ये कहना क्या उचित होगा कि जो IQAC है वो हर इंस्टीट्यूशन में लागू नहीं है, कुछ सिर्फ अच्छे इंस्टीट्यूशन में लागू है? नहीं, अभी तो सभी में नहीं है, लेकिन गाइडलाइंस नेट की है कि हर जो इंस्टीट्यूशन है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो इसको कर ले। नेहा, अब ये मैंडेटरी है हर एक Yes, sir. इंस्टीट्यूशन को नेक का असेसमेंट कराना। जब वो Yes, नेक sir. असेसमेंट कराएंगे तो ये भी मैंडेटरी हो चुका है कि हर एक इंस्टीट्यूशन, चाहे वो यूनिवर्सिटी है और चाहे वो कॉलेज है, हर एक अपने यहाँ IQAC का गठन करेगा। और Yes, sir. जो नेक के पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स की लाइट में वो अपने को अपग्रेड करेगा। दूसरी चीज क्या है कि इसके बेसिस पर जो नेक है वो ग्रेडिंग दे रही है, और ये ग्रेडिंग जो है नेशन वाइड ग्रेडिंग चल रही है। इसमें भी क्या होता है कि जो 70% जो असेसमेंट है वो हमारा जो है कंप्यूटर जनरेटेड है। मतलब हम जो AQR सबमिट करेंगे उसके बेसिस पर वो पूरा एनालिसिस करेंगे, डेटा को वेरीफाई करेंगे, और हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं वो उसका एनालिसिस करेंगे। रेस्ट जो 30% का जो असेसमेंट है वो नेक की जो विजिट है, नेक एक्सपर्ट्स नॉमिनेट करता है, जिसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स हो सकते हैं, सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स हो सकते हैं, एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो सकते हैं, NCTE के लोग, उसके UGC के लोग हो सकते हैं। तो उनको फिर 30% के लिए उन इंस्टीट्यूशंस पर भेजती है, वो इंस्टीट्यूशंस में आकर पूरा विजिट करते हैं और ऑन ग्राउंड इन रियलिटी वो असेसमेंट करते हैं। फिर इन दोनों के असेसमेंट के बेसिस पर एक स्कोर नेक असाइन करती है, जिसके बेसिस पर हमारी ग्रेडिंग हो जाती है। अब आप ये क्यों UGC कर रही है? एक तरफ तो जो नेक कर रही है, एक तरफ तो नेक ये चाहती है कि हम इस मेथोडोलॉजी के माध्यम से जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को अप करें, हायर एजुकेशन की क्वालिटी को ऊंचा उठाएं। और दूसरी तरफ वो ये कह रही है कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ना हो आने वाले दिनों में, कि अब से यदि 20 साल पहले देखो तो कोई जो रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस थे वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे थे जिनके बारे में स्टूडेंट्स को कोई आइडिया नहीं होता था। तो यदि नेक की एक रैंकिंग होती है तो उस रैंकिंग से क्लियर कट एक डिस्प्ले होगा किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, और वो ओपन टू सोसाइटी होगा, ओपन टू स्टूडेंट्स होगा, कि उस रैंकिंग के माध्यम से ही स्टूडेंट को ये पता चल जाएगा कि ये जो इंस्टीट्यूशन है वो इंस्टीट्यूशन की ओवरऑल जो मतलब कहना चाहिए क्वालिटी है, वो क्वालिटी क्या है। उसमें यदि वो एडमिशन लेता है तो उस एडमिशन को लेने से उसका जो फायदा है वो फायदा क्या होगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जो मतलब नेक ने जिस तरह से चीजों को करने की कोशिश की है, तो वो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम इवॉल्व करने की बात है। और हर एक यूनिवर्सिटी और हर एक यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूशन को जो हमारे 7 पैरामीटर्स हैं उन पर काम करने की जरूरत है। करिकुलम को भी टाइम टू टाइम रिवाइज करने की जरूरत है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को किस तरीके से कर रहे हैं उसको करने की जरूरत है। स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं वो कितनी डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनमें कितने लड़के हैं, कितने लड़कियां हैं, फिर किस सोशल ग्रुप से कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कितने अर्बन पॉपुलेशन से आ रहे हैं, कितने रूरल पॉपुलेशन से आ रहे हैं। इन डाइवर्सिफिकेशंस को भी इस चीज को देख रहे हैं। फिर जो गवर्नेंस है वो गवर्नेंस किस तरह की है, ये सारे के सारे जो इश्यूज हैं, इन इश्यूज को
जो नेक है वो नेक असेस करता है और इसके ग्राउंड पर इस असेसमेंट के जो बेसिस है उस बेसिस पर वो ग्रेडिंग असाइन करता है इंस्टीट्यूशंस को, और इस ग्रेडिंग को देखने से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को एक क्लैरिफिकेशन हो जाता है कि हाँ भाई ये इंस्टीट्यूशन की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी ये है। ठीक है जी सर। तो और कोई सवाल है किसी का? सर मेरा एक सवाल आपसे है सर, अगर ये ब्लैक और पहले सवाल IQAC सुचि स्मिता से ही करोगे ना, पहले वो जवाब देगी उसकी तरफ से फिर मेरी तरफ आएगा। ठीक है जी जी जी। तो हमें ये पूछना है कि जो IQAC आई है और ये जो नेक से रिलेटेड चीजें और जो IQAC संगठन हुआ है, तो क्या ये जो इनका वर्क है तो क्या ये रियल में ऐसा हो पा रहा है, जो सारे मानक निर्धारित किए गए उन मानकों के अकॉर्डिंग ही सारा जो इंस्टीट्यूशन जो है जो अपना देते हैं कि हाँ हम इस तरीके से सारे वर्क कर रहे हैं, तो क्या रियल में ये सारी चीजें हो रही हैं? पहले सुचि स्मिता आप रिप्लाई करो फिर मैं आऊंगा। यस एप्लीकेशन इसका आप पूछ रहे हो, तो मुझे लगता है कि जो अच्छे संस्थान हैं वो इसे कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सारे जो जितने भी संस्थान हैं सभी संस्थानों की बात करें तो वहाँ पे इस तरह की चीजें नहीं हो पा रही हैं। उसकी वजह डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि जैसे कुछ लेकिन अगर जो यस मेरा ये कहना है कि जैसे कुछ इंस्टीट्यूशंस जो जिनका मतलब पहले नाम बहुत था और वो अपने को अभी अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ उनका नाम चल रहा है और इन सब चीजों से इतने वो मतलब अपनी क्वालिटी को इनहेंस अभी नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी उनका नाम है। तो ये क्या वहाँ पे ये सारी चीजें हो पा रही हैं? देखिए मुझे अभी ऐसे इंस्टीट्यूशन के बारे में नहीं पता है, मैंने ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं कोई देखा बात नहीं कि कोई बात नहीं। देखो पहली चीज अंजना कि ये कोई वन पॉइंट प्रोग्राम नहीं होता है। ठीक है, क्वालिटी एनहांसमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस का हिस्सा होता है जी। हो सकता है ये जो असेसमेंट होता है 5 साल के लिए होता है, 5 साल के बाद फिर री असेसमेंट होता है, री असेसमेंट के बाद री ग्रेडिंग होती है, वो असाइन की जाती है। लेकिन आने वाले समय में यूजीसी और सरकार की ये मंशा है कि जो इंस्टीट्यूशंस बेटर परफॉर्म कर रहे हैं उनको हम बेटर फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, जो इंस्टीट्यूशंस मॉडरेट परफॉर्म कर रहे हैं उनको मॉडरेट फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, और जो इंस्टीट्यूशंस पुअर सपोर्ट कर रहे हैं उनको हम पुअर फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे या बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं देंगे। एक तरफ ये है। अब देखो एक तरफ क्या है कि जैसे हमारे बहुत सारे एडिड कॉलेजेस हैं, उन एडिड कॉलेजेस ने अपने यहाँ सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्सेज स्टार्ट किए, उनके यहाँ असेसमेंट हुआ और असेसमेंट होने के बाद यदि उन्होंने ए ग्रेडिंग अचीव की तो उन टीचर जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस के टीचर्स हैं, मतलब जो एडिड प्रोग्राम में एडिड कॉलेजेस में सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उनके टीचर्स की भी जो सैलरी है वो सैलरी एक सर्टेन जो लेवल है उससे ऊपर, मतलब 45 और 50 हजार के आसपास, मतलब वो डिपेंड करता है कितना सरकार समय समय पर दे रही है, उसके हिसाब से देना शुरू कर दिया। तो ये क्या होता है, ये मोटिवेशन होता है एक एडिड प्रोग्राम में सेल्फ फाइनेंस कॉलेज सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में जो फैकल्टीज इन्वॉल्व है उनकी भी जो सैलरीज है यदि ए ग्रेडिंग आती है तो अप हो जाती है। तो अप यदि हो जा रही है तो ये मोटिवेट हो रही है, और अगले 5 साल के बाद जब री ग्रेडिंग होगी उसका या री असेसमेंट होगा तो उस री असेसमेंट में वो और अच्छा अपने लिए बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो आने वाले समय में तो यूजीसी मुझे लगता है कि फंडिंग ही देना बंद कर देगी, या जो भी हायर एजुकेशन को मॉनिटर करने के लिए अथॉरिटीज बनेंगी, जो परफॉर्म नहीं करेंगे वो खत्म हो जाएंगे। इस तरह का प्लान जो है सरकार का है, जो परफॉर्म करेंगे वही जीवित बचेंगे। तो मुझे लगता है हमें उस तरफ हम जा रहे हैं बहुत तेजी से और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है अंजना? जी जी, थैंक यू सर। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल तो नहीं है? ठीक है फिर, ओके, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। अभी कनेक्ट रहेंगे